नमस्कार विद्यार्थियों, की शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जैवभार या बायोमास, जिसे हम कहते हैं। देखो क्या है जैवभार या बायोमास। तो जैव ऊर्जा का ही एक रूप है। जैव यानी जो भी जीवित प्राणी है या उन जीवित प्राणियों के अपशिष्ट हैं, उनके द्वारा जो उनके अंदर जो ऊर्जा संचित रहती है वो क्या कहलाती है। आप उसको जैवभार कह दो या जैव ऊर्जा कह दो, एक ही बात है। अच्छा, हमारे लिए या जैव ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो क्या है? सूर्य। मुख्य स्रोत सूर्य। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, देखो कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से, जैसे जो आपके हरे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो तो प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। और उन पर निर्भर रहने वाले जो जीव हैं, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, वो अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, उन पर डिपेंड्स रहते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जैव ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत वो क्या है? सूर्य। ठीक, अब सूर्य से आने वाली संपूर्ण ऊर्जा है ना, सूर्य से आने वाली संपूर्ण ऊर्जा में से 0.2%, कितने? 0.2% ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादपों में संचित रहती है। कितनी? तो जितनी सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पहुंच रही है, सूर्य की ऊर्जा है वो, या आप कह सकते हो सूर्य का जो प्रकाश है वो पादपों तक जितना प्रकाश पहुंच रहा है, उसमें से कितना? 0.2%। 0.2% जो प्रकाश है या जो ऊर्जा है, उसको पौधे क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने अंदर संचित कर लेंगे, है ना? संचित कर ली। तो जो 0.2% ऊर्जा है वो ग्रीन प्लांट्स ने अपने अंदर जो संचित किए, इकट्ठा किए, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? जैव भार कहते हैं। तो इस प्रकार की गई संचित ऊर्जा को जैव भार यानी बायोमास कहते हैं। अर्थात जैव भार क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादपों या इन पर निर्भर रहने वाले जीवों में संचित ऊर्जा व इनके अपशिष्टों में उपस्थित ऊर्जा को जैव
भार कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, जो पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, एक तो उनके अंदर और या उन प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहने वाले जीवों में, या इन दोनों के अपशिष्टों के अंदर जो ऊर्जा संचित रहती है ना, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, जैव भार कहते हैं। तो पादपों के अंदर जो ऊर्जा, वो पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहने वाले जीवों में जो ऊर्जा है वो जैव भार कहलाएगी। और साथ ही साथ इनके अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, चाहे कूड़ा करकट हो, खाद हो, गोबर हो, है ना, उनके अंदर जो ऊर्जा संचित रहेगी वो भी क्या कहलाएगी, जैव भार कहलाएगी। जैसे उदाहरण की बात करें, लिग्नोसेल्यूलोज युक्त पादप, यानी जिसके अंदर लिग्निन हो और सेल्यूलोज हो, इन पादपों के अंदर क्या होगा, आपके जैव भार। जैसे गन्ना है, चुकंदर है, आपके मक्का हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा और मक्का हो जाएगा, आगे यूकेलिप्टस और आपके हो जाएगा चीड़, है ना। तो ये सारे जो लिग्नोसेल्यूलोज पादप हैं, इनके अंदर जो ऊर्जा है वो जैव भार के रूप में। तो ये तो क्या हो गए, ये तो जीवित हो गए, ये तो क्या है, जीवित है ना, जीवित ऑर्गन्स हैं, ये तो जीवित पादप हैं, आप कह सकते हो। और इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में क्या होगा, जिनके अंदर अपशिष्ट पदार्थों की यदि हम बात करें जिनके अंदर जैव भार उपस्थित है, तो आपका देखो कूड़ा करकट हो गया, कूड़ा करकट, कचरा, इसके अलावा गोबर, ठीक है, कूड़ा करकट हो गया, कचरा हो गया, गोबर हो गया, और उसके बाद में वाहित मलमूत्र, तो ये इन सब के अंदर ये तो क्या होंगे, जीवित, और ये क्या हो जाएंगे, अपशिष्ट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपने अंदर, है ना, जो 0.2% जो ऊर्जा संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव भार कहते हैं। और उनके ऊपर, पादपों के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहने वाले जीवों के अंदर भी वो ऊर्जा पहुंचती है। अभी हम पढ़ेंगे एक आगे एक नियम आता है 10% का, कि हर एक ऊर्जा स्तर में जो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब एनर्जी का, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो सिर्फ कितनी प्रतिशत ऊर्जा पहुंचती है आगे, 10% ऊर्जा पहुंचती है। तो इस प्रकार उनके अपशिष्टों के अंदर और जीवित जीवों के अंदर जो ऊर्जा संचित रहती है वो जैव भार कहलाती है ना। अगला देखिए आप, कास्ट यानी वुड। कास्ट सभी हम जानते हैं कि जो कास्ट होती है, ये लकड़ी, एक सामान्य ईंधन, कास्ट का एक सामान्य ईंधन है जो पूरे क्या होता है, विश्व में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में गांवों में लगभग कितने 50% जनसंख्या है वो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, कास्ट का प्रयोग। क्योंकि अभी भी हर
घर तक गैस सिलेंडर की जो पहुंच है वो हुई नहीं, या यदि उनके पास गैस सिलेंडर है भी तो क्या है कि उनकी वो इतना वो पॉवर्टी लाइन से इतने नीचे हैं कि वो बार बार गैस सिलेंडर को भरवा नहीं सकते, इसलिए वो अपने ईंधन के लिए, अपना चूल्हा जलाने के लिए इसका अधिकांश प्रयोग करते हैं, काष्ठ का ही, वुड का ही प्रयोग करते हैं। तो भारत की लगभग 50% जो जनसंख्या है वो आज भी अपने ईंधन के रूप में लकड़ी या काष्ठ का ही प्रयोग करती है। अब देखो अधिकांशतः यदि हम बात करें तो काष्ठ का जो प्रयोग है, काष्ठ का प्रयोग एक तो कौन से देशों में होता है, एक तो गरीब देशों में, जैसे आप ले लो आप एशिया के अधिकांश देश क्या हैं, ये या तो आप उनको विकासशील श्रेणी में रख सकते हैं या हम गरीब देशों की श्रेणी में रख सकते हैं। विकसित कोई नहीं है, सिर्फ चाइना को छोड़कर, वो भी अभी पूर्ण रूपेण विकसित श्रेणी में नहीं है। वो एक होते हैं विकसित, एक होते हैं विकासशील। विकासशील वो देश होते हैं जो अभी विकसित नहीं हुए लेकिन विकसित होने की श्रेणी में वो लगे हुए हैं और निरंतर क्या कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। तो काष्ठ का अधिकांश प्रयोग एशिया व अफ्रीका के विकासशील देशों में अधिक किया जाता है। इनका अधिकांश जो प्रयोग है काष्ठ का, वो एक तो एशिया माइनर और अफ्रीका माइनर है ना, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर काष्ठ का अधिकतर प्रयोग किन देशों में किया जाता है, विकासशील देशों में किया जाता है। अब काष्ठ का अधिक प्रयोग का कारण ये है कि ये शरीर देशों में सहज ही उपलब्ध हो जाता है। यदि हम बात करें काष्ठ की कि भाई इस काष्ठ का ईंधन के रूप में ज्यादा प्रयोग क्यों होता है, तो लकड़ी एक काष्ठ है, वो हर देश के अंदर चाहे वो विकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे कितना ही गरीब हो, लेकिन ये जो काष्ठ है वो हर कहीं पर मिल जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में या और कहीं पर भी। इसलिए ईंधन के रूप में इसका जो प्रयोग है वो अधिक मात्रा में किया जाता है काष्ठ का। इसके अलावा भी और भी कुछ जो कारण हैं जिनके कारण काष्ठ का प्रयोग ज्यादा होता है। पहली चीज तो यह है कि सहज उपलब्धता, पहली बात तो ये हो गई सहज उपलब्धता, यानी ये आसानी से मिल जाता है, ठीक है, इसके लिए कुछ ज्यादा है ना। दूसरा है इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये भी ईंधन के रूप हैं, लेकिन आप जब भूगर्भ से उनको जब निकाला जाता है तो जिस रूप में उनको निकाला गया है उसी रूप में आप उनको काम में नहीं ले सकते। उनको पहले रिफाइन, जो बड़ी बड़ी रिफाइनरियां होती है उनको उसमें रिफाइन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसके बाद में फिर वो अलग अलग होते हैं और फिर काम में लिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आगे भी आप घर पर को कहते हैं कि भाई आप इसको काम में ले लो, तो आप वो टेक्निक आपके पास नहीं है कि आप उसको सीधा काम में ले सको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास संभव नहीं होती। वो बड़े बड़े जो रिफाइनरियां होती है, ये कारखाने होते हैं, वहीं पर ही संभव हो पाता है। लेकिन काष्ठ के लिए क्या है, किसी टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। जो
जो पढ़ा हुआ नहीं है वो भी काष्ठ को जलाना जानता है, और जो पढ़ा है वो भी जलाना जानता है। कहने का तात्पर्य ये है कि तकनीक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अधिकांश लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर यदि हम एक और बात करें कि इसके अंदर, इसमें जो दहन है वो लगभग 99% होता है। आपने देखा होगा कि जो सूखी लकड़ी है, सूखी काष्ठ है, आप उसको जलाओ यानी दहन कराओ आप उसको, तो उसमें क्या होता है, वो पूरी की पूरी जल जाती है। यानी हमें जो ऊर्जा जो मिलनी चाहिए, जो ऊर्जा हमें मिल रही है वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। सारी जितनी उसके अंदर संचित है ऊर्जा, संचित है, वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इन कारणों के कारण काष्ठ का अधिक प्रयोग किया जाता है। एक चीज और है, फिर चौथा एक बिंदु और आता है कि ये जो संसाधन है, कौन सा, काष्ठ, ये संसाधन पुनर्भरण किया जा सकता है, पुनर्भरण किया जा सकता है। पुनर्भरण का मतलब यहाँ पर ये है कि एक बार खत्म होने के बाद में, जैसे किसी स्थान पर मान लो हमने पौधे लगा रखे हैं और काष्ठ के लिए उन पौधों को हमने काट दिया, तो फिर वापस हम दोबारा भी उसी स्थान पर, है ना, पौधे लगा सकते हैं और कुछ समय बाद में वापस हमें पौधे प्राप्त होने लग जाएंगे, उनसे काष्ठ प्राप्त होना लग जाएंगे। तो ये संसाधन, कौन सा संसाधन, जो काष्ठ संसाधन हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, इसका पुनर्भरण किया जा सकता है, इसको वापस से आप कह सकते हो प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात काष्ठ क्या होती है, नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। ये नवीकरणीय नहीं है, ये नवीकरणीय में हमने पढ़ा था कि एक बार समाप्त हो गया कोई संसाधन है, एक बार समाप्त हो गया तो फिर वो दोबारा प्राप्त नहीं होगा। जैसे प्राकृतिक गैस है, जीवाश्मीय जो ईंधन है जिसके अंदर आपके पेट्रोलियम है ना, डीजल वगैरह, केरोसिन, ये क्या है, ये अनवीकरणीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एक बार समाप्त हो जाएंगे तो फिर वो आप उनको दोबारा नहीं बना सकते, हम आर्टिफिशियल भी नहीं बना सकते। बनेंगे, नेचुरल बनेंगे, लेकिन बनने में उनको लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, तो ये जो काष्ठ है ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। एक बार नष्ट, यदि किसी स्थान पर पेड़ पौधे हमने काट भी दिए उस स्थान के, तो यदि हम वापस लगाएंगे तो कुछ समय बाद में वापस वहां पर पुनर्भरण किया जा सकता है। अब देखिए, जो उत्तम काष्ठ ईंधन है उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। यानी जो काष्ठ ईंधन हम प्रयोग में ले रहे हैं, जो काष्ठ ईंधन प्रयोग में ले रहे हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिसके कारण वो अधिक लाभदायक हो। तो पहली यदि हम बात करें तो काष्ठ की दहन क्षमता, दहन का मतलब होता है जलना, दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो काष्ठ की दहन क्षमता अधिक होनी चाहिए, यानी जो काष्ठ हम जला रहे हैं उसकी जो दहन है, जलने की जो क्षमता है वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी जब कोई काष्ठ आसानी से जल रहा है तो नेचुरल सी बात है, उसकी दहन क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो काष्ठ उत्तम, हम बात किसी कर रहे हैं उत्तम काष्ठ की, लकड़ियां, काष्ठ तो हर कहीं आपको मिल जाएगी, लेकिन यह बात हो रही है यहाँ पर उत्तम काष्ठ की, कि जो काष्ठ हमें यूज में ले रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उस काष्ठ के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिसके कारण हमें अधिक लाभ प्राप्त हो या हमें अधिक ऊष्मा या अधिक ऊर्जा प्राप्त हो। तो पहली चीज तो यही है कि काष्ठ की दहन क्षमता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, काष्ठ से प्राप्त कैलोरी
ऊष्मा अधिक मात्रा में मिलनी चाहिए, अधिक मात्रा में मिलनी चाहिए। जो कास्ट से जलने के पश्चात कैलोरी प्राप्त हो रही है ऊष्मा के रूप में, कैलोरी क्या होनी चाहिए? उच्च कैलोरी होनी चाहिए। कैलोरी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। मतलब जितनी अधिक कैलोरी होगी उतना ही अच्छा क्या होगा हमारा कास्ट होगा। यदि कैलोरी कम है, धुआं ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर आप देखा होगा कुछ कास्ट है जलने पर आसानी से जलती नहीं, धुआं अधिक देती है और उसमें जो आग की लपटें हैं वो कम निकलती है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कैलोरी की मात्रा कम है, कार्बन की मात्रा ज्यादा है उसके अंदर, तो उत्तम कास्ट नहीं होगा वो। तीसरी हम बात करें एक उत्तम कास्ट की कि इसका परिवहन सुलभ हो तथा सहज रूप में उपलब्ध होना चाहिए। सहज रूप में, एक तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होना चाहिए? सुलभ होना चाहिए। यानी इस प्रकार का जो कास्ट ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी क्या हो सके, आसानी से पहुंचा सके। इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि हम कास्ट तो बहुत अच्छी है ना, वुड अच्छी है, लेकिन हम उसको जहां पर हमें उचित स्थान पर पहुंचाना है वहां पर हम पहुंचा नहीं पा रहे, है ना। तो जिसकी इस प्रकार की बनावट है, तो इसका जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए और सहज रूप से उपलब्ध होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि हमें इसे प्राप्त करने के लिए बहुत गहरे गहरे जंगलों तक जाना पड़े, है ना, गहरी गहरी घाटियों में जाना पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसकी जो उपलब्धता है वो आसान होनी चाहिए, कोई भी इसे प्राप्त कर सके। एक बिना तकनीक के भी कोई आदमी है उसको आसानी से प्राप्त कर सके, तो ये एक इसकी विशेषता होती है। एक और है, जलने पर ने तो फटे वह ना ही टुकड़ों में खंडित हो। यानी जब हम काष्ठ को जलाएं तो काष्ठ फटे नहीं और टुकड़ों में खंडित ना हो जाए, तो ये भी इसकी विशेषता होनी चाहिए। एक विशेषता ये है कि इसमें एक तो नमी व रेजिन की मात्रा कम होनी चाहिए। ताकि इसको जल्दी सुखाया जा सके। आपने देखा होगा गीली लकड़ी जलेगी नहीं, जो लकड़ी है वो गीली हो गई है बरसात में या नमी से, तो वो आसानी से जलती नहीं है ना। तो जो लकड़ी गीली है तो उसमें क्या होगा, नेचुरल से उसमें नमी होगी, और किसी में काष्ठ के अंदर रेजिन की मात्रा पाई जाती है ना, मोम के समान एक होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है मोम के समान रेजिन। तो जिसमें नमी और रेजिन काष्ठ के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित होंगे, तो इस प्रकार की लकड़ियां हैं वो लंबे समय तक काटने के बाद में भी सूखती नहीं है। आप देखो बहुत सी ऐसे काष्ठ होते हैं जिनको काट कर मात्र पादप से अलग कर देते हैं, काट देते हैं, उनको रख देते हैं और काफी दिनों के बाद में सुखाते हैं, उसके पश्चात भी वो उनमें वो जलती नहीं, उसमें नमी रहती है, क्योंकि उसमें नमी और रेजिन की मात्रा ज्यादा होती है। और जब नमी और रेजिन की मात्रा ज्यादा होगी तो उनको जलाने में भी क्या होगी, दिक्कत होगी। इस प्रकार की जो काष्ठ है वो कम ऊष्मा देगी, अधिक धुआं देगी, है ना। तो इसलिए उत्तम काष्ठ की विशेषता क्या होनी चाहिए, एक तो नमी और रेजिन की कम से कम मात्रा होनी चाहिए। जितनी नमी की मात्रा कम होगी, जितनी रेजिन की मात्रा कम होगी, वह काष्ठ क्या होगी, उसकी जो आप कह सकते हो जो दहन क्षमता है, जलने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब नमी और रेजिन की मात्रा ज्यादा होगी तो उसकी दहन की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो आसानी से जलेगी नहीं, कम ऊष्मा देगी, कम कैलोरी प्रदान करेगी और अधिक मात्रा में धुआं देगी, जो हमें नहीं चाहिए। और
उत्तम काष्ठ जलने पर अधिक ऊष्मा वे कम धुआं प्रदान करना चाहिए, है ना। ये भी एक अच्छी इसकी विशेषता है उत्तम काष्ठ की कि जलने पर जो चीज हमें जल्दी ज्यादा चाहिए, ऊष्मा यानी ऊर्जा, ऊष्मा तो हमें अधिक मात्रा में मिले, लेकिन धुआं स्मॉग वो क्या है, कम मात्रा में प्राप्त हो। हम देखते हैं चूल्हे के अंदर लकड़ी जला रखी है, जलती नहीं है, जब जलती नहीं है तो बहुत धुआं क्या होता है, धुआं निकलता है। क्यों? कि उसके अंदर मान लो नमी हो गई या रेजिन के कारण वो सूखी नहीं है, या उसकी जो दहन क्षमता है वो कमजोर है, इसलिए वो जल नहीं रही। तो जो उत्तम काष्ठ होगा वो जलने पर क्या देगा, अधिक ऊष्मा हमें प्रदान करेगा और कम से कम धुआं हमें प्राप्त होगा, तो वो उत्तम काष्ठ है ना। तो ये कुछ उत्तम काष्ठ की ईंधन है, इसकी विशेषता है। फिर से एक बार देख लो कि दहन क्षमता क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसकी दहन क्षमता होनी चाहिए कि जिसके कारण वो आसानी से जल सके, प्रज्वलित हो सके। दूसरा है कि जो काष्ठ है जो हम काम में ले रहे हैं उससे जो कैलोरी ऊष्मा है या ऊष्मा के रूप जो कैलोरी के रूप में जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो क्या होनी चाहिए, अधिक मात्रा में मिलनी चाहिए। यदि कैलोरी की मात्रा कम रहेगी तो फिर वो उत्तम काष्ठ नहीं कहलाएगा, है ना, वो निकृष्ट काष्ठ कहलाएगा। फिर जो उत्तम काष्ठ है वो इस प्रकार होना चाहिए, उसका जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो आसानी से हो सके और सहज रूप से ये क्या है, उपलब्ध हो सके। फिर जलने पर ये न तो फटे, जो काष्ठ है ना तो फटे और ना ही टुकड़ों में बिखर जाए, खंडित हो जाए, ये भी इसकी विशेषता है। इसमें नमी व रेजिन की मात्रा कम होनी चाहिए। नमी की मात्रा कम होगी, रेजिन की मात्रा कम होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काष्ठ है ऑटोमेटिक सूखा हुआ रहेगा, और जब सूखा हुआ रहेगा, नमी की मात्रा कम रहेगी तो वो जल्दी जलेगा। फिर उत्तम काष्ठ जलाने पर अधिक ऊष्मा और कम धुआं प्रदान करने वाला होना चाहिए। ये इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि जो अच्छा काष्ठ है उसकी विशेषता यही है कि जो जलने पर तो कम धुआं दे, यदि जलने पर अधिक धुआं प्राप्त हो रहा है तो वो अच्छा काष्ठ नहीं कहलाएगा। तो इसकी यदि पहचान करें तो जलने पर अधिक तो ऊष्मा प्राप्त हो, आग की लपटें अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही हो और धुआं है वो कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है, तो वो उत्तम काष्ठ कहलाएगा। तो ये कुछ उत्तम काष्ठ की विशेषताएं थी। अब आगे देखिए आप, जो उत्तम ईंधन है उसको, उत्तम ईंधन काष्ठ वाले जो प्रमुख बातों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि जिनके कारण हमें जो उत्तम काष्ठ, उत्तम प्रकार का जो काष्ठ है जो हम ईंधन के रूप में यूज में ले रहे हैं वो हमें प्राप्त होगा। तो ये हमने सबने नाम सुन रखे हैं, यहाँ पर इनके नाम है और इधर है इनके वैज्ञानिक बायोलॉजिकल नेम, इनके वैज्ञानिक नाम। देसी बबूल जिसका नाम है अकेशिया नीलोटिका, अकेशिया नीलोटिका। हालांकि ये पश्चिमी राजस्थान में लगता है ज्यादा, और ये इसकी जो कास्ट है वो उत्तम कास्ट है, अकेशिया नीलोटिका। फिर एक कुमटा, ये भी पश्चिमी राजस्थान में लगने वाला एक पौधा है, अकेशिया सेनेगल। सेनेगल क्योंकि ये सेनेगल से आया है, सेनेगल एक अफ्रीकी देश है, ये अफ्रीकी देश सेनेगल, वहां से इसको सबसे पहले प्राप्त किया गया था सेनेगल से, उसका नाम है अकेशिया सेनेगल, कुमटा। फिर एक होता है अंग्रेजी बबूल प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये भी, इससे भी अच्छी कास्ट है, अच्छे प्रकार की कास्ट है वो प्राप्त होती है। फिर खेर अकेशिया कैटेचू, अकेशिया कैटेचू। खेजड़ी हम सभी जानते हैं प्रोसोपिस साइनेरिया, खेजड़ी के जो लकड़ी है वो भी उत्तम काष्ठ के रूप में काम में ली जाती है। अरडू एडेंथस एक्सेल्सा। उसके बाद देते हैं आम मेंजिफेरा इंडिका, ये पूर्वी राजस्थान में अधिकांश
अधिक मात्रा में लगते हैं, आम वगैरह इधर हमारे पश्चिम राजस्थान में नहीं आते ये। उसके बाद में धोकड़ा है ना, ये भी जो पूर्वी राजस्थान है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर उस साइड में, यहाँ पर ये ज्यादा इसके जंगल पाए जाते हैं धोकड़ा के। तो इसका है एनोजिसस पेंडुला। तो ये कुछ आपके उत्तम कास्ट के प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। देसी बबूल, कुमटा, अंग्रेजी बबूल, खेल, खेजड़ी, अरडू, आम, ढोकड़ा, है ना। तो इनसे हमें अच्छी प्रकार का जो कास्ट है वो प्राप्त होती है। अगला देखो आप, गोबर व गोबर केस। हमें पता है कि भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग कितनी है, 70% जो जनसंख्या है भारत की वो ग्रामीण जनसंख्या है ना। 70% लोग भारत के, जो 70% लोग है वो कहां पर निवास करते हैं, गांवों के अंदर निवास करते हैं। और हमें पता है गांवों में ईंधन के रूप में अधिकांशतः काष्ठ या गोबर का प्रयोग किया जाता है। यानी अब देखो, गोबर के कंडे बनाकर, है ना, गोबर के कंडे बनाकर उसको ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। कहां पर, गांव के अंदर ईंधन के रूप में कार्य किया जाता है। परंतु गोबर से गोबर गैस बनाई जा सकती है। यानी जो गोबर गांव के अंदर सिर्फ कंडे बनाकर उसको वेस्टेज किया जा रहा है, उसी गोबर से क्या बनाया जा सकता है, गोबर गैस बनाई जा सकती है। कैसे, जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस के लिए एक ऊंचे स्थान पर 1 मीटर गहरा खड्डा बनाकर उसमें क्या करते हैं, गोबर डाल देते हैं तथा उसमें कुछ मात्रा में पानी भी डालते हैं, जिससे किण्वन की क्रिया होती है और गोबर गैस का निर्माण होता है। और हम इसको देखेंगे विस्तृत रूप से। तो जो भारत में क्या है, लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है। और गांव में आपको पता है पशुधन रखते ही है, अधिकांश लोग क्या रखते हैं, पशुधन रखते हैं। और पशुओं से गोबर प्राप्त होता है। उसी गोबर को कंडे के रूप में फिर ईंधन के रूप में अपने काम में ले लेते हैं। लेकिन यदि गोबर को सही ढंग से यूज किया जाए तो उसी गोबर से क्या बनाई जा सकती है, गोबर गैस बनाई जा सकती है। तो इसके लिए क्या करता है, एक बड़ा सा कुछ ऊंचे वाले स्थान पर एक खड्डा बनाते हैं और उसके अंदर गोबर वगैरह और जो दूसरे अपशिष्ट पदार्थ हैं वो डाल देते हैं। कुछ मात्रा में उसमें पानी वगैरह मिला जाता है और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, सड़ने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर उसमें क्या होगा, किण्वन की क्रिया होगी। किण्वन की क्रिया होगी, जो उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उससे फिर वो गैस बनना शुरू हो जाएगी और वो गैस फिर हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। और ये जो गोबर गैस होती है, जो गोबर गैस होती है वो एकदम प्रदूषण रहित होती है। यदि इनसे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। तो इसमें क्या क्या किस प्रकार ये गैस बनती है, कितने इसके चरण हैं, वो आगे हम कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद।